Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we are going to see the story How to Beat the Boys by Sudha Murthy, and this story is mentioned in the syllabus of your value addition course Culture and Communication as a part of your essential reading. तो इस वीडियो में इस कहानी को हम यार पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे। तो सुधा मूर्ति जी जो कि लेखक हैं, इनकी कहानी है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, अपनी जीवन की कहानी को इन्होंने शेयर किया है इस कहानी के माध्यम से। तो इनके बारे में आपने सुन ही रखा होगा, सुधा मूर्ति जी काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। तो पद्म भूषण भी मिला है इन्हें, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है एंड करंटली इन 2024 शी इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। और इन्फोसिस जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मल्टीनेशनल टेक कंपनी है, उसके जो को-फाउंडर थे नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ़ हैं। इनकी बेटी की शादी यानी इनकी बेटी का नाम है अक्षता मूर्ति, उनकी शादी यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी से हुई है। तो ये थोड़ा-सा कुछ इंट्रोडक्शन था इनके बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, इस स्टोरी के संबंध में चीज़ों को चर्चा करेंगे। फर्स्ट वी विल सी द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एंड फ्रॉम वेयर this story come from. So this story How to Beat the Boys is a story from Sudha Murthy's book 3000 Stitches. तो इन्होंने एक किताब लिखी है 3000 Stitches, उसमें इन्होंने अपने जीवन के जो है महत्वपूर्ण पलों को साझा किया है। तो उसी किताब में इन्होंने अपनी ये स्टोरी भी लिखी है और इस स्टोरी का शीर्षक है हाउ टू बीट द बॉयज़। So the story is an autobiographical drawing directly from Sudha Murthy's experience as the first female student in the engineering program at VVB College of Engineering and Technology in Hubli, कर्नाटका। तो ये जो कहानी है हाउ टू बीट द बॉयज़, ये ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, इनके अपने लाइफ की स्टोरी है। इनका जब इन्होंने सबसे पहले एडमिशन लिया इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, कर्नाटक का एक कॉलेज है बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी बसप्पा वीरप्पा भूमारेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे ये पहली महिला छात्रा थी, फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट थी। इनके अलावा कोई और वहाँ पे इनसे पहले फीमेल स्टूडेंट नहीं था, सारे लड़के ही लड़के उस कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये पहली महिला छात्रा थी, वहीं का एक्सपीरियंस जो है इन्होंने इस कहानी में शेयर किया है। तो 1960s और 1970s में ये बहुत अनकॉमन सी चीज़ थी वुमेन्स के लिए कि उनको इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था और इंजीनियरिंग जैसे जो क्षेत्र हैं दीज़ वर ऑल डोमिनेटेड बाय मेन्स। तो अब स्टोरी की अब हम समरी देखते हैं, चूँकि स्टोरी थोड़ी-सी लंबी है तो लाइन बाय लाइन हम नहीं पढ़ेंगे। स्टोरी के जो सारे मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समरी में यहाँ पे बताने हैं। तो समरी को हम देखेंगे, ध्यान से आपको सारी चीज़ें सुननी है एंड वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी इन दिस। तो का जो स्टोरी है कंप्लीट स्टोरी वो मैंने पीडीएफ के अंदर डाल दी है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो समरी को हम शुरू करते हैं। सो दिस स्टोरी हाउ टू बीट द बॉयज़ फ्रॉम सुधा मूर्ति's बुक 3000 स्टिचेस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हर जर्नी एज़ अ फर्स्ट फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट बीवीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन हुबली, कर्नाटका। So I have explained it above. So this story begins with Sudha Murthy addressing an audience in US where a question about her confidence leads her to credit her alma mater BVV कॉलेज फॉर हर अचीवमेंट्स। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि एक बार वो अमेरिका गई हुई थी, यूएस गई हुई थी और वहाँ पे संबोधित कर रही थी ऑडियंस को। तो उन्हीं में से एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने जो है क्वेश्चन किया सुधा मूर्ति जी से कि आई थिंक यू हैव डन एमबीए from any foreign institution because your confidence is very high and you speak very fluently। आप जो है बहुत ही अच्छा बोलती हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही हाई है। मुझे लगता है कि आपने कहीं किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से एमबीए वगैरह की पढ़ाई करी हुई है। तो जब वो ये बोल ही रहे थे तो उसी बीच में उन्होंने सुधा मूर्ति जी ने उनको टोकते हुए बोला कि आई हैव नॉट डन एनी एमबीए फ्रॉम एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ ऑल अबाउट माई कॉलेज बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहीं से मेरे को सारी चीज़ें मिली हैं और ये जो कॉन्फिडेंस वगैरह आया है मुझ में ये सब वहीं से रिलेटेड है, उस कॉलेज लाइफ ने ही मुझे शेप किया है। तो आगे फिर वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँची और इंजीनियरिंग कैसे उन्होंने परस्यू करा। तो 1968 के 1968 में 1968 जब वो यंग गर्ल थी तो उनकी जो फ़ैमिली थी वो कंज़र्वेटिव फ़ैमिली थी और आम तौर पर उस समय जो परिवार होते थे वो बेटियों को पढ़ाने के बारे में इतना नहीं सोचते थे।
हालाँकि सुधा जी को पढ़ाया गया और तब 1968 में उन्होंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि मैं इंजीनियरिंग करना करना चाहती हूँ कि आई वांट टू स्टडी इंजीनियरिंग। तो उस समय ये मेल डोमिनेटेड फ़ील्ड हुआ करती थी इंजीनियरिंग, जो है पुरुष लोग ही ज़्यादा करते थे, महिलाएँ बहुत कम इंजीनियरिंग करती थी। तो अपने परिवार में उन्होंने कहा कि आई वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग। तो अब ये सुन कर के सबको शॉक लग गया कि हाउ यू कैन डू इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग तो जो है पुरुष लोग ही करते हैं। तो वहाँ पे जो उनके घर के लोग थे, वो सब लोग बताने लग गए कि जो है इंजीनियरिंग कर लोगी तो तुम्हारा जो है जीवन खराब हो जाएगा और आगे चल के तुमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने बोला कि तुम हिस्ट्री वगैरह पढ़ लो, गणित वगैरह में जाके करियर बना लो, उनकी माँ ने कहा। और उनके जो फ़ादर थे, फ़ादर ने बोला कि तुम मेडिकल में फ़ील्ड में क करियर बना सकती हो। ऐसी सारी चीज़ें लोगों ने बोली। उनकी जो दादी थीं, उनको अलग ही चिंता थी कि इनकी जो है शादी नहीं होगी। अगर तुमने यार इंजीनियरिंग कर ली तो कोई महिला इंजीनियर से शादी नहीं करना चाहेगा, नोबडी विल मैरी अ वुमेन इंजीनियर। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इनकी सोच हमें देखने को मिलती है। बट फाइनली उनके जो फ़ादर थे, वो कन्विंस हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। तो डिस्पाइट फैमिली ऑब्जेक्शंस एंड सोसाइटल नॉर्म्स, सुधा रिमेन्स डिटरमाइंड। और इसी डिटर्मिनेशन की वजह से उनके फादर ने फिर कहा कि यू कैन स्टडी व्हाटएवर यू वांट। सो शी सिक्योर्ड एडमिशन इन द वीवीवी कॉलेज बेस्ड ऑन मेरिट, बिकमिंग द ओनली फीमेल स्टूडेंट देयर, और पहली महिला छात्रा वहाँ पे वो बन जाती हैं। तो इसकी वजह से जब अकेली लड़की थी तो प्रिंसिपल ने भी कंसर्न ज़ाहिर किया कि देखो भैया, हमारे यहाँ पे वुमेन्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे तुम्हें हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। वुमेन्स के लिए टॉयलेट्स नहीं थे, रेस्टरूम्स नहीं थे। उस कॉलेज में ये सारी जो समस्याएँ हैं वो सुधा जी को फेस करनी पड़ी। पर फिर भी वो डिटरमाइंड बनी रहीं और उन्होंने कॉलेज छोड़ के भागी नहीं कि मुझे अब नहीं पढ़ना है, मैं अकेली लड़की हूँ तो नहीं पढ़ पाऊँगी, इतने सारे बच्चे हैं, मुझे शर्म आ रही है वगैरह-वगैरह, ऐसी चीज़ें उनके साथ नहीं हुई। शी वाज़ डिटरमाइंड एंड कंप्लीटेड हिज़ 4 ईयर इंज हर 4 ईयर इंजीनियरिंग in that college. So Sudha faces various challenges including the absence of ladies toilet and room and harassment from male classmates. तो पूरे क्लास में वो अकेली बच्ची थी, 150 बच्चे थे उनके क्लास में जिसमें से 149 लड़के थे। वो अकेली लड़की थी तो सब उनकी उन्हीं की तरफ जो है घूरते रहते थे, उनको परेशान करते रहते थे। उनको जो है कभी हवाई जहाज़ उनके ऊपर फेंक दिया, कभी स्याही गिरा दी उनकी सीट पे। ऐसी जो हरकतें होती हैं वो चलती रहती थीं। सो शी अडॉप्ट्स अ स्ट्रिक्ट regime and including wearing only white sarees, abstaining from sweets and maintaining self discipline to cope with the environment. तो उन्होंने अपने आप को फिर स्ट्रिक्ट बनाया और वाइट साड़ी ही पहन कर के वो जाती थी कॉलेज में। स्वीट्स वगैरह खाने से वो बचती थीं और सेल्फ डिसिप्लिन को उन्होंने बनाए रखा और पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस किया। तो सुधा एक्सेल्स एकेडमिकली ऑफ़न आउट परफॉर्मिंग हर मेल पेयर्स, तो लड़कों को वो जो है हमेशा पीछे ही रखती थी और पढ़ाई में आगे होती थी सबसे, और इसकी वजह से फिर लोग उनका धीरे-धीरे रिस्पेक्ट करने लगे, सम्मान करने लगे। So she remained focused, never missing a class and avoiding conflicts and classmates despite their pranks and teasings. तो जो भी वो उन क्लासमेट उनके प्रैंक्स और उनको टीज़ किया करते थे, वो उनको अब अवॉइड करती थीं। अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस थीं, इसकी वजह से धीरे-धीरे उनके जो क्लासमेट्स थे, उनको रिस्पेक्ट भी करने लग गए। उनके नोट्स माँगने लग गए, उनसे स्टडी में हेल्प लेने लग गए। तो फिर ये हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को उस माहौल में एडॉप्टेबल बनाया और 4 साल के बाद जब वो फाइनली ग्रेजुएट स्टूडेंट बन कर के निकली, सो शी वाज़ अ कॉन्फिडेंट एंड अकम्प्लिश्ड इंजीनियर। So her time at BVV teaches her resilience, self-sufficiency and the importance of maintaining good relationships. तो ये हमें उनकी कहानी से देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने चीज़ों को सबसे पहले तो सोसाइटी की वजह से और घर में उन्हें अपने करियर को लेकर के दिक्कत फेस करनी पड़ी और उसके बाद फिर कॉलेज में चीज़ों को फेस करना पड़ा। और फाइनली ये जो चीज़ें हुई उन जिसका उन्होंने फेस किया जिसको उन्होंने फेस किया और वो अंत में जा कर के एक बेहतर इंजीनियर बन कर के निकलती हैं उस कॉलेज से। तो बाद में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने पिता की याद में उस कॉलेज में एक लेक्चर हॉल भी बनवाया एंड सोसाइटल प्रेशर्स के बावजूद भी क्योंकि उनके पिता ने उनकी एजुकेशन को सपोर्ट किया था, सो दैट्स व्हाई शी बिल्ड्स एन लेक्चर हॉल इन द मेमोरी ऑफ हर फादर।
Returning to BVV later years, she finds an equal number of female students and is warmly received, reflecting the progress in gender equality. तो बाद में बहुत सालों के बाद जब फिर वो अपने कॉलेज वापस जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो अब जो है अब के टाइम पे उस कॉलेज में लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों के बराबर ही है एंड देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स। तो ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे चेंज होता है। पहले के टाइम पे इंजीनियरिंग मेल डोमिनेटेड फील्ड थी एंड नाउ women are also studying engineering. So, this story highlights Sudha Murthy's pioneering spirit and the impact of her determination on her career and personal life. It serves as an inspiration, emphasizing the importance of perseverance and breaking gender बैरियर्स। तो जेंडर को लेकर के जो स्टीरियोटाइप्स थे और सुधा मूर्ति जी के अंदर जो परसिवियरेंस था, इनसे हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये हमें स्टोरी इन चीज़ों को लेकर के इंस्पिरेशन देती है। तो ये उनकी स्टोरी की पूरी समरी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जा करके स्टोरी पीडीएफ से ज़रूर पढ़िएगा। और कभी-कभी जो है एग्ज़ाम में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं कि कोई लाइन उठा करके दे दी और उसकी जो है एक्सप्लेनेशन करने को बोल रहा है। तो स्टोरी पढ़ना आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैसेज पे आते हैं, स्टोरी का मैसेज क्या है? So the first message of the story is regarding the courage to challenge traditions। तो जो पुरानी परंपराएं थी कभी-कभी हमें उनको चैलेंज करना पड़ता है। सोसाइटी की जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनके खिलाफ जाना पड़ता है क्योंकि बदलते समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि इंजीनियरिंग एट दैट टाइम वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड और सुधा जी का जो स्टेप था कि एक फीमेल होने के नाते भी वो इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकती हैं। ये दिखाता है कि सोसाइटी में जो बिलीव्स बने हुए हैं पहले से, उनको हमें कभी-कभी तोड़ना पड़ता है और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को चैलेंज करना ज़रूरी होता है और अपने जो फ़ैसले हैं, उस पर डिटरमाइंड रहना चाहिए। दूसरा, breaking stereotypes. So this is the second message of the story. So the story highlights the gender inequality prevalent in 1960s in India। 1960 के दशक दशक में जो जेंडर इनइक्वालिटी थी भारत में वो इस स्टोरी के माध्यम से दर्शाया गया है। एंड सुधास एंट्री इनटू इंजीनियरिंग वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। इट शोज दैट क्वालिफिकेशन एंड टैलेंट शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरिंग एनी फील्ड, नॉट जेंडर। तो किसी भी फील्ड में चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर नौकरी की बात हो, जेंडर नहीं इम्पॉर्टेंट होना चाहिए उसमें। अगर कोई भी आना चाहता है तो आ सकता है एंड क्वालिफ़िकेशन और टैलेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो जेंडर के बेसिस पे ना हो कि तुम लड़की हो तो इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो या तुम लड़के हो तो ही तुम इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन को क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए, टैलेंट को क्राइटेरिया बनाना चाहिए। सो द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट सोसाइटी नीड्स टू एलिमिनेट सच प्रेजुडिसेस टू मूव फॉरवर्ड। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, पुरानी विचारधाराएँ हैं, इनको हमें त्यागना होगा। थर्ड मैसेज इज़ रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फेसिंग चैलेंजेस। अब सुधा जी जैसे कि अकेली लड़की थीं उस पूरे कॉलेज में, तो एक एक पक्ष ये भी हो सकता था कि वो मना कर देती कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊँगी और लोग मुझे परेशान करते हैं। और पर उन्होंने चीज़ों को फेस किया, चैलेंजेस को फेस किया एंड इसकी वजह से उनके व्यक्तित्व में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, पर्सनैलिटी भी उनकी इम्प्रूव हुई। सो द स्टोरी टीचेस दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम चैलेंजेस वी शुड फेस देम। सुधा फेस्ड द चैलेंज ऑफ बीइंग द ओनली गर्ल इन द कॉलेज एंड टर्न्ड इट इनटू हर स्ट्रेंथ। और उनका अकेली लड़की होना उनकी स्ट्रेंथ बन गया एंड दिस कन्वेज दैट डिफिकल्टीज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एंड रिफाइन आवर पर्सनैलिटी। फोर्थ मैसेज इज रिगार्डिंग द सपोर्ट सिस्टम एंड रोल मॉडल्स। तो स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया सोसाइटीज़ और जो अदर फैमिली मेंबर्स थे उनके अपोजिशन के बावजूद भी। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम्स और रोल मॉडल्स जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। सो सुधास फादर अल्टीमेटली सपोर्ट्स हर डिसीजन एंड हर टीचर्स एंड ऑल्सो क्लासमेट्स इवेंचुअली बिकम हर allies. So this support is crucial in helping individuals to achieve their goals. फिफ्थ मैसेज इज़ रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ओवर टाइम। समय के साथ साथ सोसाइटी भी बदलती है, समाज भी बदलता है, लोगों की विचारधाराएं भी बदलती हैं। जब 1960 के दशक में हमने देखा कि
इंजीनियरिंग की जो फ़ील्ड थी वो मेल डोमिनेटेड थी। लेकिन आज के समय में हम जब देखते हैं 2020s में, तो ये अब एजुकेशन का जो सेक्टर है वो धीरे-धीरे महिलाओं के लिए भी और ज़्यादा ओपन हो रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ओवर टाइम। सोसाइटी नीड्स टाइम टू चेंज। So at the end of the story, when Sudha visits her college, she sees that number of girls is almost equal to the number of boys. So this shows that society can change over time. It reminds us that our efforts can pave the way for future generations. तो हमारे जो प्रयास हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो जब सोसाइटी बदलेगी तो और ज़्यादा बेहतर बनेंगे और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इन चीज़ों को, इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स जैसी चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कुछ इस स्टोरी से आए हुए पीवाईक्यूज़ को देख लेते हैं। आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों साथ में आपको लिख कर के पीडीएफ में दे दिए गए हैं। आप आंसर्स को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि हाउ डज़ द प्रोटोगोनिस्ट्स एबिलिटी टू एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड अडॉप्ट इन हाउ टू रीड द बॉयज़ रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ अडैप्टेबिलिटी। तो कहानी में जो मेन कैरेक्टर है सुधा मूर्ति जी का, वो आपको दिखाता है कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और अपने आप को अडैप्टेबल बनाया। उसी के रिगार्डिंग ये प्रश्न पूछा गया है कि कैसे ये कहानी जो है एडॉप्टेबिलिटी के इम्पोर्टेंस को दिखाती है। एडॉप्टेबिलिटी के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा अगर वीडियो आपने देखी होगी। तो एडॉप्टेबिलिटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट इज़ एडॉप्टेबिलिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू इट। तो कैसे ये कहानी जो है एडॉप्टेबिलिटी को शो करती है, तो उसी के संबंध में ये प्रश्न है। तो ये जो कहानी है इसमें सुधा मूर्ति जी की एबिलिटी हमारे हमको दिखाती है कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और अलग-अलग डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को अडैप्टेबल बनाया ताकि वो उस सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। सो दिस स्टोरी शोज़ दैट अडैप्टेबिलिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन बट थ्राइविंग इन देम। सो हर जर्नी रिफ्लेक्ट्स सेवरल की एस्पेक्ट्स ऑफ अडैप्टेबिलिटी। फर्स्ट इज़ फेसिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना होता है लोगों को। वो यहाँ पे दिखाता है कि कैसे उन्होंने सोसाइटी की जो बिलीव्स थी उनको तोड़ कर के अपने पक्ष में चीज़ों को बदल लिया और अपने लिए वो अडैप्टेबल बनी। So, Sudha challenges the prevailing societal norms that dedicate स्पेसिफिक रोल्स फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रोल्स बना दिए गए हैं कि तुम किचन देखोगी या पढ़ाई भी करवाते हैं लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं 10वीं तक करवा दिया या ग्रेजुएशन करवा दिया, उसके बाद शादी कर दी और जाओ तुम अपना किचन संभालो, ऐसी चीज़ें होती हैं। सो डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम हर फैमिली एंड कम्युनिटी सी अडैप्ट्स बाई स्टेडफास्टली परसुइंग हर पैशन फॉर इंजीनियरिंग। तो अपना जो उनका पैशन था उन्होंने उसे चुना और सोसाइटी की जो डिमांड्स होती हैं उसको पूरा ना करते हुए अपने पैशन को चुना उन्होंने। सो this demonstrate her flexibility in navigating and challenging the societal expectations. Second, here we see in dealing with the प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उनका एडमिशन हुआ तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेडीज़ टॉयलेट हमको वहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं है, लेडीज़ रूम जो है वो भी नहीं होता है और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये उनकी अडैप्टेबिलिटी को दिखाता है, से दैट शी बिकम्स अडैप्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है और रिस्पॉन्डिंग टू हैरेसमेंट एंड आइसोलेशन। तो वहाँ पे जो कॉलेज के लड़के थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और अकेली लड़की होने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फ़ील करना पड़ता है, लोनलीनेस जैसी फीलिंग भी होती है। इसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उनका जो स्ट्रैटेजिक साइलेंस था, लोगों से फालतू बात नहीं करती थीं, ज़्यादा बोलती नहीं थीं, अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करती थीं। तो ये भी उनकी एडैप्टेबिलिटी को दिखाता है कि कैसे जो सोशल चैलेंजेज़ हैं उसको उन्होंने मैनेज किया, उनकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी, उन्होंने उसे मजबूत बनाया। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इज़ रिगार्डिंग अडॉप्टिंग सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन को उन्होंने अडॉप्ट किया। वाइट साड़ी को पहनना, स्वीट्स को अवॉइड करना, स्टडी शेड्यूल्स मेंटेन करना, ये भी उनकी अडैप्टेबिलिटी को दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी डेली लाइफ में, लाइफस्टाइल में अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपने अपनी क्षमताओं को अडैप्टेबल बनाया।
फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्सिटी इनटू मोटिवेशंस कि जो बैड टाइम्स होते हैं उनको अपने लिए मोटिवेशंस कैसे बनाना है. द चैलेंजेस सुधा फेस्ड बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन रादर देन डिस्करेजमेंट. हर कंसिस्टेंट एकेडमिक सक्सेस एंड इवेंचुअल top ranking status reflects how she turns obstacles into opportunities to prove her capabilities, underscoring the importance of adaptability in personal growth and achievement. तो कॉलेज में वो टॉप किया करती थी और उनके जो मार्क्स हैं वो नोटिस बोर्ड पर बाहर लगाए जाते थे. तो ये दिखाता है कि कैसे इतने ज़्यादा हर्डल्स के बावजूद भी, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने पक्ष में बदल लिया और पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट के लिए ये उनकी अडैप्टेबिलिटी को दिखाता है. तो ये आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर एड्रेस कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी कि कौन-कौन से मुख्य विषयों को उठाया गया है इस स्टोरी के माध्यम से. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी बाय सुधा मूर्ति, हाउ टू बीट द बॉयज़. तो सेंट्रल थीम में हम देख सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी जैसे इश्यूज़ को यहाँ पे उठाया गया है कि कैसे उस टाइम पे जेंडर इक्वालिटी प्रिवेलेंट थी इंडिया में और उसको फेस करते हुए सुधा जी ने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया और डिटर्मिनेशन से परसिवियरेंस से उन्होंने सक्सेस अचीव करी. सेकंड थीम इज रिगार्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. थर्ड थीम is related to the self-respect and academic excellence. And fourth, adapting to the adverse circumstances. Fifth is the broader meaning of education. तो इस तरीके से ये सारी थीम्स हैं इस स्टोरी की. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एक तो सोसाइटी का तबका है जो चाहता है कि बस बुकिश नॉलेज जो है व्यक्ति को मिल जाए किसी तरीके से. 10वीं में 90% ले आओ, 12वीं में जो है 90% ले आओ, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करो, एक नौकरी कर लो. और ये जो है बुकिश नॉलेज देने का जो सोच है सोसाइटी में, एक तो इसको दिखाता है इस स्टोरी में भी इसको हाईलाइट किया गया है. और ये जो उनकी लाइफ की स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि कैसे उस कॉलेज में जो सर्कमस्टांसेस उन्होंने फेस करे उसने उनकी लाइफ उन्हें लाइफ के लिए प्रिपेयर किया. अगर सिर्फ किताबों पे ध्यान देती वो तो शायद हम उन्हें इतना बेहतर इंसान बनता हुआ ना देख पाते, इतना फेमस इंसान बनता हुआ ना देख पाते. सो शी लर्नड ओनली इंजीनियरिंग बट ऑल्सो So she learned not only engineering but also self-reliance, patience, tolerance, and the importance of friendship in life. So this shows that true education is one that makes us not just professionally competent but also develops us personally and socially. तो ये ट्रू एजुकेशन का महत्व होता है ज़िंदगी में. सो here we came to the end of this story and PYQs. तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. प्लीज़ रीड द स्टोरी फ्रॉम पीडीएफ. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. सोशल मीडिया पेजेस को भी जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी So है. please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.